हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आज हम बात करेंगे दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोगों को अन्योन्य प्रेरकत्व समझना पड़ेगा, अन्योन्य प्रेरण समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है। यदि प्राइमरी कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली यानी एक कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यही परिघटना आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। यानी हमने पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किया, प्रेरित धारा दूसरे कुंडली में उत्पन्न हुआ, ये प्रक्रिया अन्योन्य प्रेरण। जरूरी नहीं है कि हम पहले ही कुंडली में धारा में परिवर्तन करें, उल्टा भी कर सकते हैं। यदि हम सेकेंडरी यानी दूसरे कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करें और धारा के मान में परिवर्तन करें तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है। यह प्रक्रिया बच्चों आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अब ये जो आप लोगों ने पता करा कि भाई प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। देखिए बच्चों, जब भी जैसे मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित किया, इस I1 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। इस चुंबकीय क्षेत्र से कहीं ना कहीं है ना चुंबकीय फ्लक्स जैसे धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करेंगे वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है, फाई में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो आप लोगों ने फैराडे के नियम से पढ़ा है कि कहीं ना कहीं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? अर्थात ये चीज तो क्लियर हुआ कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है धारा के मान में जो परिवर्तन करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? धारा के मान में जो परिवर्तन होता है। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि I1 धारा प्रवाहित किया, लेकिन फ्लक्स कहाँ बदलेगा? यहाँ पे दूसरे कुंडली में, पहले कुंडली में नहीं, दूसरे कुंडली में लगातार परिवर्तन होगा। क्योंकि हमने धारा किसमें प्रवाहित किया है? धारा हमने प्रवाहित किया है प्यारे बच्चों पहले में, तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ बदला होगा। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स इसी के कारण होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलेगा और इसमें दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम दूसरे कुंडली में धारा में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्राइमरी में, और प्रेरित धारा प्राथमिक कुंडली में जनरेट होगा। क्लियर? इतना तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अर्थात मैं एक लाइन आपको ये समझाना चाहूं कि जो दूसरे कुंडली में प्यारे बच्चों टोटल फ्लक्स मान लीजिए N2 फेरो की संख्या है, φ2 फ्लक्स है, तो दूसरे कुंडली में जो फ्लक्स बंधता है वो किस पर डिपेंड करेगा? I1 धारा पर डिपेंड करेगा। और जैसे ही हम समानुपाती हटाते हैं वैसे एक नियतांक लग जाता है, पहले के कारण दूसरे पर, तो ये हो जाएगा बच्चों I1। और इसी से M21 का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे M21 बराबर कितना होगा, तो आप लोग कह दोगे कि N2 φ2 डिवाइड बाय I1। ये फार्मूला हमें जरूरत पड़ेगी। और अब बताओ समझ में आया कि नहीं कि भाई किस तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व। अब ये अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने के लिए हमें मुख्य रूप से जो मेन वैल्यू बच्चों फाई का मान निकालना रहता है। फाई का मतलब होता है फ्लक्स बंधता। ठीक है, N1 या N2 तो ये फेरों की संख्या है। ठीक है, ये हमने अभी बात करा कि पहले में धारा प्रवाहित किया। I1 क्यों लिया? पहले में धारा प्रवाहित किया तो दूसरे कुंडली में फ्लक्स बंधता है ना, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फिर से समझो ना, मैंने बोला कि I1 धारा प्रवाहित किया, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, लेकिन धारा में लगातार परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं चुंबकीय फ्लक्स में लगातार बदलाव होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अच्छा, ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन वो किसके कारण हुआ? I1 के कारण। इसलिए I1 के समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। देखिए, इतना यदि समझ गए ना तो मान लीजिए सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमें अन्योन्य प्रेरण निकालना है, अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है। तो ये क्लियर है, हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? फाई का मान निकालना पड़ेगा। फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स,
और N2 Φ2 का मतलब दूसरे कुंडली में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसलिए तो बोलते हैं फ्लक्स बंधता। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले आप लोग समझो कि हमारे पास S1 और S2 दो लंबी परिनालिकाएं हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई स्मॉल l है, चाहे हम नीचे वाले की बात करें चाहे ऊपर वाले की बात करें, दोनों की लंबाई स्मॉल l है ना, समान लंबाई का है बच्चों, है ना। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 होगा। टोटल कुल फेरों की संख्या n1 और n2 है। ठीक है, कुल फेरों की संख्या n1 और n2 है, यानी इसमें S1 में n1 फेरों की संख्या है, S2 में n2 फेरों की संख्या है। लेकिन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आपसे पूछेंगे तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आप कहोगे कि सर प्रति एकांक लंबाई में n1 का मान होगा टोटल कितने फेरे हैं और कितनी लंबाई में है, तो एकांक लंबाई के लिए आ जाएगा। और n2 की बात करेंगे तो टोटल दूसरे कुंडली में कितने फेरे हैं और लंबाई, भाई एकांक की बात की जा रही है ना, एकांक इकाई भाग के लिए बात की जा रही है। तो टोटल हमें फेरों की संख्या पता है, लंबाई भी पता है, तो एकांक लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, है ना, टोटल में से l को भाग कर देंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां से बच्चों आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि जब S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन प्रेरकत्व, तो समझने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं बच्चों, कि हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि S1 के सापेक्ष S2 पर अन्योन प्रेरकत्व, तो जैसे ही S1 पर हमने, है ना, क्या करा, धारा के मान में परिवर्तन किया, तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। यदि परिनालिका S1 में धारा आयन प्रवाहित किया जाए तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र, हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र दो चीजों पर डिपेंड करता है, सॉरी, एक तो उसके फेरों की संख्या पर मुनि होता है ना, और फेरों की संख्या के साथ साथ कितना धारा प्रवाहित करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र मुनि होता है। आप लोगों को याद होगा कि भाई किसी भी कुंडली के या परिनालिका के, है ना, अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब N1 का हमने अभी वैल्यू बताया था, तो म्यू नॉट हो जाएगा, N1 का मान कैपिटल N1 अपान L है। ठीक, ये चीज, और आपका I1 है बच्चों, ये आपका आ गया B1 का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र से जो दूसरी परिनालिका है, ठीक है, चूंकि यहां पर लिखा गया है कि एक दूसरे से पूर्णतः घिरी है, तो बार बार नहीं लिखेंगे कि S1 परिनालिका S2 से पूर्णतः घिरी है, मतलब S1 से S2 घिरा है तो S2 से S1 भी घिरा है, तो बार बार वही चीज अपन नहीं लिखेंगे बच्चों। क्लियर, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब मैं आपसे कह दूं कि परिनालिका S1 के कारण, परिनालिका S2 में भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बच्चों, ये आपका B1 ही होगा। ठीक है, B1 होगा। क्यों, क्योंकि धारा हमने पहले में प्रवाहित किया है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो वो दूसरे कुंडली के साथ बद्ध है, तो भाई दूसरे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, है ना, क्या होगा, B1 ही होगा। ठीक है, अब यहां से मैं आपसे कह दूं कि इसलिए परिनालिका S2 के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है बताओगे जरा। चुंबकीय फ्लक्स देखो भाई, दूसरे की बात कर रहा हूं, दूसरे कुंडली में, इसलिए Φ2 की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो Φ2 उत्पन्न होगा वो B1 के कारण होगा, क्योंकि पहले में हमने धारा प्रवाहित किया है तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण होगा। और A जो है वो डिपेंड करेगा दूसरे कुंडली, है ना, जहां A प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है बच्चों, जहां A प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है, प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है, क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है। ठीक है, ओके सर। अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हम बात करें B1 का मान, तो Φ2 बराबर आप कह सकते हो, B1 का मान कितना है बच्चों, म्यू नॉट N1 I1, तो यहां पर आप लिखोगे म्यू नॉट, कितना लिखोगे बच्चों, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है, और आपका बच्चों बट्टे में L हो जाएगा, इनटू में आपको A लिख देना है। ठीक, ये आपका Φ2 निकल कर आ गया। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे काम आने वाला है, बहुत ही डीप की बात चल रही है अभी जो हम समझा रहे थे बच्चों, है ना, कि पहले के कारण दूसरे में अन्योन्य प्रेरकत्व,
पहले के कारण दूसरे में अन्योन्य प्रेरकत्व तो कितना होगा। तो चूंकि आपने क्या पढ़ा कि m पहले के कारण दूसरे पर, तो ये आपका होता है फार्मूला N2 ∅2/I1। बोलो सर यहाँ 2 और यहाँ 1 क्यों? क्योंकि 1 के कारण 2 में ही फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप लोग परेशान मत होना कि ऐसा क्यों हो गया। ओके सर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। जैसे अपना N2 है बटे I1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ∅2 का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 A/L। ठीक है, I1 से I1 कट जाएगा बच्चों, I1 से I1 कट जाएगा, तो आपके पास जो M का वैल्यू आ जाएगा M21, इसका वैल्यू कितना आएगा? तो देखिएगा जरा, म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट, ठीक, N1, यहाँ पर N2, फिर अपना A बचेगा डिवाइड बाय L बचेगा। इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, समीकरण यहाँ पर एक इसको दे देते हैं, समीकरण एक इसको दे देते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये आपका S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व तो आ चुका है। कितना इजी है यार, और बस 3-4 मिनट और आ जाएगा तो इसका उल्टा कर देंगे। तो देखिएगा जरा, हमने बात करा बच्चों S1 के कारण S2 पे, और अब यहां पर देखेंगे S2 के सापेक्ष S1 पर। अब S2 में हम I2 धारा प्रवाहित करेंगे, देखिएगा I2 धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा है ना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, ये B2 जनरेट होगा। ये आप लोगों के फेरों की संख्या पर है ना, कि भाई जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं कितने फेरे हैं और उसमें कितना धारा बह रहा है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। और N2 का मान हमने निकाला ही है, क्योंकि N2 प्रति एकांक फेरों की संख्या है प्रति एकांक लंबाई में, तो कैपिटल N2/L हो जाएगा, और I2 है ही है बच्चों। ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से है ना, कि चूंकि परिनालिका जो S2 है उसमें I2 धारा प्रवाहित किया, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो S1 परिनालिका S1 में भी सेम होगा, है ना, क्योंकि भाई उल्टा कर दिया हमने। यानी आपसे कह दूं कि परिनालिका S1 में भी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र आपका B2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक धारा बह रही है, दोनों साथ में धारा नहीं बहा सकते कि भाई I1 और I2 दोनों, I2 धारा बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र B2 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परिनालिका जो अपना S1 है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र वही होगा, और दूसरे परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा। क्लियर? तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए परिनालिका S1 के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बच्चों? बड़ा सिंपल है, अब ध्यान रखिएगा। अब इस बार दूसरे कुंडली में हमने धारा बहाया है, तो चुंबकीय फ्लक्स पहले में होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आपको पता है, चुंबकीय क्षेत्र आपका कितना है, जरा ध्यान दो, म्यू नॉट N2 I2 डिवाइड बाय L, और A है ये बच्चों। इसको आप समीकरण 4 दे सकते हो, जरूरत पड़े तो, है ना। हालांकि जरूरत के बिना भी है ना समीकरण हम नहीं देते हैं, और समीकरण ना दोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर समझना कि भाई इस बार हमने दूसरे पर धारा प्रवाहित किया है, तो पहले पर अन्योन्य प्रेरकत्व तो कितना होगा, तो डिपेंड किस पर करेगा कि पहले में कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ था, है ना, और किस धारा के कारण, I2 के कारण बच्चों, किसके कारण, I2 के कारण। अब यहाँ पर आप लोग N1/I2 रहने दो, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट N2 I2 A/L। I2 से I2 कट जाएगा बच्चों, I2 से I2 कट जाएगा, तो अपना M12 निकल कर आएगा, म्यू नॉट आएगा N1 N2 A/L। देखो बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं समीकरण 5 और समीकरण 2, तो आप कहोगे सेम है।
समीकरण 2 देख लो और समीकरण 5 देख लो। चाहे हम पहले कुंडली के कारण दूसरे पर अन्योन प्रेरकत्व निकालें या दूसरे कुंडली के कारण पहले पर अन्योन प्रेरकत्व निकालें, दोनों सेम ही आता है बच्चों, है ना। यदि आपसे कह दें इस प्रकार दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक कितना होगा, तो आप लोग लिख सकते हो कि इस प्रकार दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व म्यू नॉट N1 N2 A/L होगा। तो आप लोग लिखेंगे आगे कि समीकरण 2 और 5 से दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व, तो बस आप M लिख देना बच्चों। यहाँ पर लिख देना म्यू नॉट, पहले में कितने फेरे हैं, दूसरे में कितने फेरे हैं, और एरिया क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी, इन चीज़ों पर ये चीज़, ठीक है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इसकी निर्भरता भी थोड़ा सा तैयार कर लेना। बाकी सारा चीज़ नोट्स में भी अवेलेबल रहता है, हालांकि एग्जाम में यहाँ तक ही पूछा जाएगा। जो बच्चा मान लीजिए प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है शिव सर से, तो 100 रुपये लगते हैं, बढ़िया ऑल चैप्टर का नोट्स मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो हमारा 9685 29 91 49। 100 रुपये में बढ़िया ऑल चैप्टर नोट्स मिलेगा। और कुछ जैसे आप लोगों को लिखना रहता है ना, तो आप लोग समय ज़्यादा नहीं जाएगा, नोट्स से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना, और हर वर्ष आपको सिलेबस कराया जाता है, इसलिए आप लोग भटके नहीं, बल्कि बेहतर से बेहतर मेहनत करें। और चैनल में यदि आप लोग जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।